जी, नमस्ते। आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं उस मुकदमे को लेकर जिसमें भारत के अमर शहीद शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सरकार, तब की ब्रितानवी सरकार ने फांसी की सजा दी थी। मामला जुड़ा हुआ था जेपी सॉन्डर्स, जो लाहौर थाने का एएसपी था, उसकी हत्या का मुकदमा। हालांकि शहीद आजम भगत सिंह या उनके अन्य क्रांतिकारी सहयोगी जैसे राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोगों की भूमिका एक वीडियो में शामिल नहीं की जा सकती। बावजूद इसके मैंने ये तय किया कि एक मुकदमा जो ब्रितानी हुकूमत के दौरान भारत में सुना गया और जिसमें भगत सिंह को सज़ा दी गई, उस मुकदमे का नाम था क्राउन वर्सेज सुखदेव एंड अदर्स। उसमें लगभग 2 दर्जन के आसपास अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु भी थे। इसके लिए आपको लेके चलना होगा 1928 में। साल था 1928 और तारीख थी अक्टूबर 3। जगह था लाहौर रेलवे स्टेशन, जहां हजारों हजार की भीड़, लगभग 5000 प्रदर्शनकारियों के साथ शेरे पंजाब के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय जी एक आंदोलन कर रहे थे, एक प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन का मुख्य कारण था साइमन कमीशन को भारत में जो संवैधानिक सुधार और जो तब के भारतवासियों को जो नागरिक कानून दिए जाने थे, संवैधानिक सुधारों को करना था, उस पर की जाने वाली अनुशंसा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रितानवी हुकूमत ने की थी। लेकिन विरोध का सबसे पहला कारण यह था कि उसमें किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दी गई थी। जैसे ही साइमन कमीशन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भीड़ ने साइमन गो बैक और अंग्रेज मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू किया। उसी समय वहाँ का तत्कालीन एसएसपी, लाहौर का तत्कालीन एसएसपी था जे स्कॉट। उसने प्रदर्शनकारियों पर बड़े ही ब्रूटल वे में, बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज करने का आदेश किया और स्वयं स्कॉट शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के पास पहुंच गया और उन्हें उनके शरीर के अनेकों स्थान पर सर से लेकर पैर तक लाठी से बुरी तरह से मारा, जिसके वजह से लाला लाजपत राय वहीं पर गिर गए। और उन्होंने घोषणा की कि जो कहा उसे हूबहू सुनाता हूँ, आई डिक्लेयर दैट ब्लो स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और लाला लाजपत राय इसके बाद हॉस्पिटल में गए। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि लाला लाजपत राय से, हालांकि वैचारिक रूप से कुछ अंतर रखने वाले भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी सहयोगी भी उसी प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन उस पुलिस के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के दौरान वो भगत सिंह को चाहकर भी नहीं बचा सके। लाला लाजपत राय को वो नहीं बचा सके। लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में भर्ती हुए और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की उसी पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज के कारण जख्मी होने से उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। अब तारीख आती है 10 दिसंबर 1928। लाजपत राय के मरने के 1 महीना के अंदर ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्रांतिकारी हुए थे, जिनका नाम है भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा की धर्म पत्नी थी दुर्गा देवी, जिन्हें प्यार से उस समय के क्रांतिकारी दुर्गा भाभी कहती थी। दुर्गा भाभी उस समय लाहौर में ही रह रही थी। वहीं पर एक क्रांतिकारियों ने संगठन बनाया था, जिस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो आगे चलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। उसके क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के घर पर इकट्ठा हुए। दुर्गा जी स्वयं भी गोली चलाने के आरोप में 3 साल जेल की सजा काट चुकी थी। आगे चलकर क्रांतिकारियों ने यह तय किया कि स्कॉट, जो पूरी तरह से लाला लाजपत राय की हत्या का दोषी था, उसे मार दिया जाए। और स्वयं दुर्गा भाभी ने प्रपोज किया कि वो इस काम को करेंगी। लेकिन एचआरए के तत्कालीन सदस्य और क्रांतिकारी ने इस बात से और उनकी वहाँ से सुरक्षित निकलने की बात को लेकर विरोध जताया और तय हुआ
कि ये पूरी रणनीति, स्कॉट को मारने की रणनीति बनाएंगे सुखदेव, क्योंकि वो बहुत अच्छे रणनीतिकार थे। उन्होंने पूर्व में भी अनेकों बार किसी भी क्रांतिकारी घटना को लेकर रणनीति बनाई थी और वो रणनीति सफल हुई थी। तय हुआ कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जयगोपाल, ये 4 लोग जाएंगे वहाँ। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और जयगोपाल। जयगोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि वो स्कॉट को पहचानता था, जिसने लाजपत राय को बुरी तरह से मारा था। उसका काम सिर्फ पहचान कराना था। सुखदेव पूरी व्यवस्था करेंगे कि कैसे इस घटना को शुरू से लेकर अंत तक अंजाम दिया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद को जिम्मेदारी दी गई कि जब ये घटना घट जाए तो वहाँ से सब लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए, और राजगुरु को ये जिम्मेदारी दी गई कि भगत सिंह जब गोली चलाएंगे तो राजगुरु उनको किसी विपरीत परिस्थिति में फंसने पर कवर फायरिंग किया करेंगे। 17 दिसंबर 1928 को ये फिक्स किया गया। यहाँ तक कि क्रांतिकारियों ने स्कॉट के द्वारा जो गाड़ी इस्तेमाल की जाती थी, सरकारी वाहन, उसका नंबर 6728 तक को नोट किया, और सारे के सारे लोग घटना को अंजाम देने से 2 दिन पहले गए वहाँ 15 दिसंबर को, और पूरी तरह से घटनास्थल का निरीक्षण किया। जब तयशुदा दिन 17 दिसंबर 1928 को आ गया तो 10 बजे सारे के सारे 4 लोग पहुँच गए वहाँ लाहौर पुलिस स्टेशन के पास, जहाँ पर स्कॉट आता या उस थाने से बाहर जाता तो उसकी हत्या कर देने की बात तय की गई थी। लेकिन संयोग से उस दिन स्कॉट नहीं आया, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ, सास, लंदन से आ रही थी। वो उसी को रिसीव करने चला गया, और जयगोपाल ने कन्फ्यूज़न में बगैर पहचाने जेपी सॉन्डर्स, जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी लाहौर का था, उसे ही स्कॉट के रूप में पहचान करवा दिया, जिसे देखते ही के साथ राजगुरु ने गोली चला दी। सर में गोली लगी, सॉन्डर्स वहाँ गिर गया। हालांकि भगत सिंह ने राजगुरु से कहा कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है। तब तक गोली चल चुकी थी। बाद में भगत सिंह भी वहाँ गए, उस पर गोली चलाई। इसी बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर थाने से तेजी से बाहर आया, जिसे देखकर चंद्रशेखर आज़ाद ने 2 गोलियां चलाई। वो फिर घर के थाने के अंदर चला गया। वहाँ से वो सारे के सारे लोग डीएवी स्कूल जो बगल में थी उसकी दीवार को फांद गए, और वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद ने उन लोगों के लिए साइकिल रखी हुई थी, उस साइकिल को लेकर 4 आदमी वहाँ से आराम से निकल गए। इस घटना के बाद घटना की सनसनी पूरे लाहौर ही नहीं पूरे देश में फैली, क्योंकि इन लोगों ने हत्या करने के बाद इस तरह का पर्चा भी फेंका जिसमें स्कॉट को मार देने की बात कही थी, और हर घर में जिस पर भी शक था कि देशभक्ति या राष्ट्रीय आंदोलन में ये लोग भाग लेने वाले हैं, वहाँ पर पुलिस का पहरा कर दिया गया। और दुर्गा देवी, जिस घर में ये कार्यक्रम तय हुआ था, वहाँ भी 11 बजे दिन से सुबह के 5 बजे तक पुलिस की लगातार उपस्थिति दे दी गई कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जिस पर शक हो, अगर वो वहाँ आता है तो उसे पकड़ लिया जाए। घटना के बाद ये लोग भागे, रात में किसी तरह से छिप कर रहे, और सुबह जैसे ही 5 बजा पुलिस वहाँ से हटी, ये सब एक एक करके दुर्गा देवी के घर में घुस गए। अब एक मामला था कि आखिर वहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि पुलिस की चारों तरफ आवाजाही बहुत थी। पूरी लाहौर में हर एक घर की तलाशी ली जा रही थी। हर एक आने जाने वाले स्थान पर पूरी तरह से पुलिस का दबदबा कायम हो गया था। कोई भी बगैर तलाशी के नहीं जा सकता था। तब दुर्गा भाभी ने तय किया और भगत सिंह को कहा कि तुम मेरे पति का नाम ले लो, तुम मेरे पति बन जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ बन जाती हूँ। और बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक वे में दुर्गा भाभी तैयार होती हैं, भगत सिंह तैयार होते हैं, फुल पैंट, शर्ट, सूट और टोपी लगाते हैं, बिल्कुल ही जैसे कि कोई इंडियन जो जिसकी तालीम विदेश में हुई हो, या फिर कोई ऐसा इंडियन जो सरकारी सेवक में ऊंचे पद पर है, उस रूप पकड़ा। अपना नाम भगत सिंह ने भगत सिंह से बदलकर रंजीत रखा, और दुर्गा भाभी ने अपना नाम सुजाता रखा। और उसके बाद उनका एक बच्चा था दुर्गा का, जिसे गोदी में उठा लिया राजगुरु ने, और वो उनका नौकर बनकर लाहौर स्टेशन आ गए। और वहाँ से देहरादून एक्सप्रेस पकड़कर इन लोगों ने कलकत्ते का टिकट कटा लिया। उस दौरान
ट्रेन में अगर फर्स्ट क्लास में किसी को चढ़ना होता था तो उनको नाम पता देना पड़ता था, तो इन लोगों ने अपना नाम बताया, लेकिन वहाँ के पुलिस वालों ने इनके रूप रंग ढंग को देखकर समझा कि ये कोई बहुत बड़े साहब है और इनको जाने दिया। लेकिन इन लोगों को इस बात का भय बना रहा कि पुलिस इनके पीछे हो सकती है। ये लोग कानपुर में उतर गए और कानपुर से ही दुर्गा भाभी ने अपने पति भगवती चरण बोहरा को, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पूरा संविधान लिखा था और एक प्रखर क्रांतिकारी थे और कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, उन्हें टेलीग्राम लिखा कि मैं अपने भाई और बच्चे के साथ आ रही हूँ। भगवती चरण बोहरा असमंजस में पड़ गए क्योंकि दुर्गा भाभी को कोई भाई नहीं था। जब ये कलकत्ते पहुँचते हैं तो कलकत्ते में उनका स्वागत करते हैं और भगत सिंह की कलकत्ते में काफ़ी दिन तक वो रिहाइश होती है। वहाँ पर वो अनेक क्रांतिकारियों से मिलते हैं, अधिक से अधिक पढ़ते हैं। अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्यों से रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस, इन लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है। फिर आगे चलकर कलकत्ते से वो वापस आगरा आते हैं, जहाँ पर उनके पुराने दोस्तों जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जो उनके दोस्त, मेंटोर, गुरु, बड़े भाई और पिता तुल्य थे, वो भी आगरा में आते हैं। राजगुरु आते हैं, सुखदेव आते हैं और फिर वही प्रोग्राम और वहीं पर वो लोग अध्ययन करते हैं। बड़ी ही गरीबी और बड़ी ही मुश्किलात में वहाँ पर वो आगरे में रहते हैं। कभी खाने को मिलता है, कभी खाने को नहीं मिलता है, लेकिन हौसले उनके कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। और वो सब जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें गांधी की क्या भूमिका है, नेहरू की क्या भूमिका है, पटेल की क्या भूमिका है, कांग्रेस की क्या भूमिका है, इन सब पर काफ़ी नज़र रखते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसी बीच में सरकार 2 बिल लाती है। एक लाती है पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा लाती है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिल के माध्यम से एक बार फिर भारत पर न केवल भारतवासियों के अधिकार की कटौती की जा रही थी, बल्कि लेबर कानून और पब्लिक सेफ्टी बिल को लाकर भारत को मुकम्मल तौर पर एक गुलाम देश बनाने के रास्ते में एक और कदम बढ़ाया जा रहा था। तय होता है कि इसका विरोध किया जाएगा और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा जाएगा। इसके लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तैयार होते हैं। ये तय होता है कि उस बम से किसी की भी हत्या नहीं की जाएगी और 8 अप्रैल को 11 बजे जब उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे और भी नेतागण मौजूद होते हैं और जब ये बिल इंट्रोड्यूस किए जाने की बात होती है, ठीक उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक कम पावर का बम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहाँ पर कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति नहीं हो, उसको निशाना कर पटकते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और वहीं पर भगत सिंह कहते हैं कि टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक डेफ ईयर्स। और इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तारी देती हैं, जहाँ से पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है और उन्हें जेल में डाल देती है। भगत सिंह के इस मुकदमे में का मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है कि किस तरह से सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद भगत सिंह कलकत्ते जाते हैं, वहाँ से सुरक्षित होकर आगरे आते हैं और फिर आगे चलकर इन पर मुकदमा होता है, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब कांड में इनको 14 साल की सज़ा और बाद आगे चलकर सॉन्डर्स हत्याकांड, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है, उसमें इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आपसे आग्रह होगा कि इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रखिए, भगत सिंह ये सारा काम 21 साल की उम्र में ही कर चुके थे और उनके इंटेलिजेंस, उनके इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और उनकी सोच से ब्रितानवी हुकूमत इतनी घबराई हुई थी कि उनके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाकर उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, जबकि उन्हें फांसी की सज़ा चल रहा है और उन्हें फांसी की सज़ा देने के पीछे एकमात्र मकसद उस विचार को दबाना था जिस विचार के प्रणेता भगत सिंह थे। बहुत जल्दी इसकी भगत सिंह जी पर जो ट्रायल चला उसका विस्तार से विवरण करूंगा। एक वीडियो में सब कुछ डालना संभव नहीं है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। पुनः टिप्पणी और आलोचना जरूर कीजिएगा, उससे प्रोत्साहन मिलेगा।
और वीडियो के क्वालिटी में और फैक्ट में अधिक से अधिक सुधार आएगा। नमस्ते।